तथागत गौतम बुद्ध का 45 वर्ष का जीवन संघर्ष था। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, आर्थिक रूप से निर्धन गरीब, भेदभाव को समाप्त करना। तो सही मूल में जो बुद्ध का आंदोलन था, हम उसको भारत में दोबारा से लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक वर्ग ऐसा हो गया है, पुरोहित वर्ग हो गया है वो, जिसने बुद्ध की शुद्ध सामाजिक क्रांति को आध्यात्मिक बना दिया है, अर्थात पूजा पाठ की क्रांति बना दिया है। और पूजा पाठ नहीं चाहिए। जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मैं आपके NV न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमें हमारे घर से, हमारे परिवार की महिलाओं को ही आगे करके लाना चाहिए। और ऐसा हम सब लोग करेंगे तो महिलाओं में भी बड़े पैमाने पर जागृति आएगी, उनमें विज्ञान की सोच पैदा होगी और वो अंधविश्वास से मुक्त हो सकेंगी। यदि महिला की राजनीति में, तो आदरणीय बहन जी, जिस किसी के भी सर पे हाथ रखेंगी वही बहुत बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत के बगैर भारत की आज़ादी निरर्थक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा संकल्प था, वो उससे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने जो मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे देश भर में बहुत हीरे तराश कर तैयार किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NV न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के सांची में। जी हाँ, वही सांची जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के साथ साथ जिस तरह से सम्राट अशोक रहे, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर धर्म को प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया है। और सांची में ही जो स्तूप बने हुए हैं, वहाँ पर जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री रहे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बाहर विदेशों में जाकर धर्म को प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया। लेकिन इसी कड़ी में आज मेरे साथ में जाने माने, मैं पहले तो थोड़ा परिचय देना चाहूँगी, नेता कहूँ या समाज सेवक कहूँ या धर्म प्रचारक कहूँ, तीनों में से किसकी संज्ञा दूँ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो धर्म को गति देने वाले मेरे साथ में धर्म प्रकाश भारती जी हैं, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत बहुत अच्छे तरीके से धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने पूरे भारत देश के साथ साथ जो अन्य देश हैं, वो भी बहुत बड़े स्तर पर धर्म को फैलाने का काम किया। और इसी कड़ी में जिस तरह से बौद्ध धर्म प्रकाश जी काम कर रहे हैं, तो पहले तो जब ये राजनीतिक पार्टी में रहे, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। इनका 2 बार MLC रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं और कम से कम 10-15 राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता की इतनी ललक और इतनी तृष्णाएं उनके अंदर पैदा हो जाती हैं कि वो कुर्सी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जीता जागता उदाहरण है आपके साथ में धर्म प्रकाश भारती जी, जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर धर्म को गति देने के लिए एक कदम बढ़ाया। और वो कदम आज इतना सार्थक हुआ है। सांची में 2 दिवसीय जो एक बौद्ध संगति चली, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए, बौद्ध अनुयायी आए और बहुत बड़ा एक संघ हमें यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का देखने को मिला। तो वास्तव में इस कड़ी में बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है NV न्यूज़ में। धन्यवाद। हाँ सर, जानना चाहूँगी राजनीति से धर्म की दिशा किस तरह बदली? दरअसल मेरी जो शुरुआत थी वो 1980 में बामसेफ के माध्यम से थी। मान्यवर काशीराम साहब से मैं प्रभावित था और वही मेरे गुरु थे। तो उनकी जो सोच थी, वो महापुरुषों का जो रुका हुआ आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का, तो उसी में मैंने लगभग 35 वर्ष फुल टाइम काम किया। बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, वो मुझे 2 बार MLC बनाई, 3 बार की सरकारों में राज्य मंत्री रहा। जैसा आपने कहा, मैं कई प्रदेशों में प्रभारी रहा। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं अध्ययन करते करते इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत में जो हमारा मुख्य संघर्ष है, वो राजसत्ता का नहीं है, वो राजसत्ता का नहीं है, वो संस्कृति का है। संस्कृति अर्थात हमारे देश में 2 ही संस्कृति काम करती हैं। एक ब्राह्मण संस्कृति, जिसको हम लोग कहते हैं मनुवादी व्यवस्था, दूसरी है श्रमण संस्कृति, जिसको हम कहते हैं अम्बेडकरवादी व्यवस्था। तो हमारा जो समाज है भारत में, भारत के 140 करोड़ लोग अंधविश्वास में और पाखंड में उलझे हुए हैं। तो जब तक भारत के 150 करोड़ लोग पाखंड से और अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलते,
तब तक हम अपने देश को ना तो मजबूत बना सकते हैं, ना अखंड बना सकते हैं, ना पुनः विश्वगुरु बना सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने ये निर्णय लिया कि राजनीति में तो आदरणीय बहन जी जिस किसी के भी सर पे हाथ रखेंगी वही बहुत बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत के बगैर भारत की आज़ादी निरर्थक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा संकल्प था वो उससे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने जो मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे देश भर में बहुत हीरे तराश कर तैयार किए थे, लेकिन किसी कारण वो घर बैठ गए थे या उनको बिठाल दिया गया था, मैं कारणों में जाना नहीं चाहता। तो उनको फिर हमने संगठित किया और संगठित करने के बाद 14 अक्टूबर 2007 को हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो निर्माण किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है भारत में पुनः बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, अंधविश्वास को ख़त्म करना, पाखंड को ख़त्म करना, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके एक समता मूलक समाज का निर्माण करना। खुशी की बात है कि बड़ी तेज़ी से जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है और जो मानव और मानवता में विश्वास रखने वाला वर्ग है वो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को समर्थन कर रहा है। और इसी का कारण है कि 2 दिवसीय ये धम्म संगति में लगभग 25 राज्यों से ज़्यादा के धम्म प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी सर, हम ये भी देखते हैं जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के जो सपने रहे, एक तो भारत बौद्ध में हो, दूसरा है जो बहुजन समाज का तबका वो देश की सत्ता पर काबिज हो। लेकिन क्या बात है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर ना तो हम राजनीति में सफल हो पाए और ना ही जिस तरह से जो सपना था कि बौद्ध में भारत हो उस दिशा में भी कदम नहीं बढ़ा पाए। आखिर क्या कमियां रही, क्योंकि संकट तो बहुत है देश में? उसका मूल कारण ये है कि जब तक हम लोग गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आ सकते। और सत्ता में अगर आ भी जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक हम टिके नहीं रह सकते। इस बात को समझते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने 20 वर्ष अपने जीवन के गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में भारत में लगाए। बामसेफ के माध्यम से जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, नौकरी पेशा वाला वर्ग था, उसको तैयार किया। DS4 के माध्यम से उन्होंने जो समाज का दबा कुचला वर्ग था उसको तैयार किया। और 20 वर्ष के बाद उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की निर्माण किया, इस उद्देश्य के साथ कि हजारों वर्षों से जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसको अब हमें इस देश का हुक्मरान बनाना है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब जब हमारे बीच में नहीं रहे तो ये विडंबना कह सकते हैं हम, या दुख कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक रूप से जो समाज को तैयार करने का अभियान पूरे देश में चल रहा था वो छिन्न भिन्न हो गया। ये ड्यूटी थी बामसेफ की, लेकिन बामसेफ ही 15 ग्रुपों में बट गई और बटकर केवल उनका छोटे टुकड़े हो गए। तो हमने देखा कि जो गैर राजनीतिक रूप से समाज को खड़ा करना था तो वो काम रुक गया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी हजारों बार कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वह समाज कभी लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह सकता। मान्यवर काशीराम साहब को तो हमने स्वयं सुना है हजारों बार, वो भी यही कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वह समाज कभी शासक नहीं हो सकता, हुक्मरान नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो तथागत गौतम बुद्ध का 45 वर्ष का जीवन संघर्ष था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, आर्थिक रूप से निर्धन गरीब, भेदभाव को समाप्त करना, तो सही मूल में जो बुद्ध का आंदोलन था हम उसको भारत में दोबारा से लाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा एक वर्ग ऐसा हो गया है, पुरोहित वर्ग हो गया है वो, जिसने बुद्ध की शुद्ध सामाजिक क्रांति को आध्यात्मिक बना दिया है, अर्थात पूजा पाठ की क्रांति बना दिया है और पूजा पाठ में ही उसको समेट कर समाप्त कर दिया है। जबकि बुद्ध की 45 वर्षों की जो भी क्रांति है वो शुद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति है। तो उसको पुनः हम भारत में स्थापित कर सकें उसके लिए भारत के 37 राज्य, 768 जिलों को हमने अपना लक्ष्य बनाया है। और सभी जगह हम कैडर के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमको बुद्धा एंड हिज धम्मा दिया है, बुद्ध और उनका धम्म, उसके आधार पे हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने आगरा में एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है। बोधगया में हम सेंटर बनाने वाले हैं, ज़मीन खरीद ली है और जगह जगह हम लोग ऐसा काम करते हैं। 10 मई से 20 मई को हम लोगों ने ऊधम सिंह नगर में 200 युवाओं का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवा और युवती ही भाग लेंगे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य है इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। जो नैतिक चरित्रवान लोग हैं उनके हाथों में देश का कारोबार होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग लगे हैं। सर, एक जिस तरह से बाबा साहब के एक कोटेशन, और बाबा साहब अक्सर कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो खासकर महिलाओं को धम्म के मार्ग में लेकर किस तरह से काम कर रही है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जब यहाँ मनुवादी व्यवस्था लागू की गई और वर्ण व्यवस्था लागू की गई तो नारी को भी सबसे नीचे स्थल पर रखा गया और उसको शिक्षा दीक्षा सबसे वंचित रखा गया। तो नारी पुरुष के समान, ऐसे समझिए मोटरसाइकिल के 2 पहिए, एक के बगैर एक का जीवन नहीं चल सकता, एक के बगैर दूसरे का संसार नहीं चल सकता। लेकिन कुछ संकुचित मानसिकता के दूषित लोगों ने नारी का भी बड़े पैमाने पर शोषण किया है, और उस शोषण के साथ साथ जो अंधविश्वास आज बड़े पैमाने में व्याप्त है, तो पुरुषों से अधिक वो नारियों में है। तो धम्म की आवश्यकता जितनी पुरुष को है उससे ज़्यादा वो हमारे देश की, हमारी महिलाओं की भी है। रजनीश ओशो ने अपने एक किताब में लिखा है कि प्राकृतिक जो विवेक होता है तो महिला का 60% धार्मिक होता है और पुरुष का 40 होता है। यानी कि पुरुष को जल्दी समझाया जा सकता है, अंधविश्वास से निकाला जा सकता है, महिला को निकालने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए हमको महिलाओं में अपने घर से अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को हमें इस मुहिम में जोड़ना चाहिए। जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, मैं आपके एनवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमें हमारे घर से, हमारे परिवार की महिलाओं को ही आगे करके लाना चाहिए, और ऐसा हम सब लोग करेंगे तो महिलाओं में भी बड़े पैमाने पर जागृति आएगी, उनमें विज्ञान की सोच पैदा होगी और वो अंधविश्वास से मुक्त हो सकेंगी। यदि महिला मुक्त होती है तो पूरा परिवार होता है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें पहले जो संस्कार आते हैं तो वो माँ से आते हैं। माँ जो भाषा बोलती है वही बच्चा बोलता है, माँ के जो संस्कार होते हैं वही बच्चे में विरासत के रूप में आते हैं। तो नारी को, महिला को सबसे पहले तैयार करना भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। इसलिए हम समय समय पर अलग अलग से महिलाओं के भी प्रोग्राम आयोजित करते हैं, जिसमें कोई पुरुष नहीं होता, और उनको सशक्तिकरण, यानी उनका विल पावर आगे बढ़ सके। उनके मन में जो ये हीन भावना है कि पुरुष बलवान है या सर्वोत्तम है, ये भावना उनके मन से निकलनी चाहिए। उनके मन में एक ही भावना आनी चाहिए कि पुरुष भी महिलाओं के समान बराबर का हिस्सेदार है। हम 2 जीवन के पहिए हैं, जीवन के 2 पहिए मिलके ही संसार चलता है, जीवन के 2 पहिए मिलके ही घर चलता है। इस प्रकार की भावना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के अंदर आनी चाहिए। इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में चर्चा की है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है देश को कि अगर भारत में बुद्ध की आइडियोलॉजी को आपको स्थापित करना है, फिर से दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो निस्वार्थ भावना से खासकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हुए इस दिशा में काम करना होगा। अन्यथा तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बनते आए हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उन संगठनों में जब एक वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो निजी स्वार्थ के कारण संगठन टूटते भी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं या सम्राट अशोक की बात करूं या महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं, और उसके बाद में साहब मान्यवर काशीराम जी है, भले उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाइए, भले राजनीतिक संगठन है लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बुद्ध की आइडियोलॉजी चारों तरफ देखने को मिलती है। तो सही दिशा में इस तरह से काम किया जाता है। हमें सीखना चाहिए अपने महान पुरुषों से, और हम साधुवाद देना चाहेंगे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है इस कड़ी में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय।